नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगता सवाल एक ऐसा मंच है जहां हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, उन सवालों का जवाब तलब करते हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। समस्याओं के समाधान की ओर, निष्कर्ष की ओर अग्रसर होते हैं। आज का सुलगता सवाल जबलपुर से है, जहां प्रदेश का सबसे बड़ा धान घोटाला उजागर हुआ है। कलेक्टर की जांच में 30 करोड़ की हेराफेरी सामने आई है। फर्जी किसान, फर्जी परिवहन, सिर्फ कागजों में दिखाकर भुगतान किए गए। मामला सामने आने के बाद 12 थानों में 74 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आखिर इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे? इसमें और कितने राजदार हैं? क्या है पूरा मामला? पेश है ये रिपोर्ट। रात के अंधेरे में दौड़ती गाड़ियां, कागजों पर फर्जी नंबर और ट्रकों की जगह पिकअप वैन से ढोई गई धान। ये किसी फिल्म की साजिश नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसने जबलपुर जिले के खाद्यान्न परिवहन तंत्र की पोल खोल दी है। कलेक्टर दीपक सक्सेना की सख्त निगरानी और एक विशेष जांच के बाद 30 करोड़ रुपए के धान घोटाले का खुलासा हुआ। दरअसल कुछ दिनों पहले कलेक्टर दीपक सक्सेना के पास एक गोपनीय रिपोर्ट पहुंची, जिसमें जिले से दूसरे जिलों में भेजी जा रही धान की हेराफेरी का खुलासा किया गया था। इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने अपर कलेक्टर नाथुराम गोंड की अध्यक्षता में एक विशेष जांच समिति गठित की। जब जांच शुरू हुई तो हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए। 1,31,052 क्विंटल धान, जिसकी बाजार कीमत लगभग 30.14 करोड़ रुपए थी, इसे कागजों पर हेरफेर कर गायब कर दिया गया। कुल 614 ट्रिप में से 571 ट्रिप का कोई रिकॉर्ड टोल नाकों पर नहीं मिला। 360 ट्रिप फर्जी निकली, यानी कागजों में दिखाया गया धान कभी पहुंचा ही नहीं। जिन वाहनों से धान भेजा गया उनमें से 55 गाड़ियों के नंबर कार, पिकअप वैन और ट्रैक्टर के थे, जो इतनी भारी लोडिंग कर ही नहीं सकते थे। 121 ऐसे वाहनों को भारी मात्रा में धान ढोने के लिए दिखाया गया, जिनकी लोडिंग क्षमता बेहद कम थी। कुछ गाड़ियों ने एक दो दिन में कई फेरे लगा लिए, जो व्यवहारिक रूप से असंभव था। बड़ी कार्रवाई, 74 लोगों पर एफआईआर दर्ज। जांच समिति की रिपोर्ट सामने आते ही जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। 12 अलग अलग थानों में कुल 74 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जिनमें शामिल हैं 13 सरकारी कर्मचारी, जिनमें नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक भी हैं। 17 राइस मिलर, जिन्होंने अवैध रूप से धान की हेराफेरी की। 44 सहकारी समितियों के अधिकारी और कर्मचारी, जो इस गड़बड़ी में संलिप्त थे। पहले भी हो चुके हैं ऐसे घोटाले, लेकिन कार्रवाई से बेखौफ भ्रष्टाचारी। किसानों ने इस पूरे घोटाले पर अपनी व्यथा टीवी 24 से साझा की है। सर्वप्रथम मैं जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनने निष्पक्ष जांच की है। परंतु ये पनागर और मझौली कुछ दिन पहले 5 सोसाइटियों में 5 करोड़ 22 लाख का घोटाला सामने आया था, और भारतीय किसान संघ ने इसको और जांच करने के लिए जिला प्रशासन और सरकार से बात की थी। जिस संबंध में पिछले महीने बैठक भी हुई थी, और उस बैठक के चलते उस जांच को आगे बढ़ाया गया। और आज वो जबलपुर जिले में सिर्फ मात्र कुछ, जबकि 80-85 केंद्र होते हैं, कुछ ही केंद्रों में 30 करोड़ के आसपास ये भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। गौरतलब है कि 2023-24 की धान खरीदी के दौरान भी भारी भ्रष्टाचार सामने आया था, जिसे टीवी 24 ने प्रमुखता से दिखाया था, और प्रशासन की सतर्कता के कारण धान घोटाला उजागर हुआ था। तब भी कलेक्टर दीपक सक्सेना की अगुवाई में एक जांच दल ने कई एफआईआर दर्ज करवाई। सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई और कुछ प्रबंधकों को जेल भी भेजा गया। लेकिन ये साफ है कि उस कार्रवाई का घोटालेबाजों पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि 2024-25 की धान खरीदी में और भी बड़ा घोटाला सामने आ गया। इस बार जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने पहले से भी ज्यादा कड़ा रुख अपनाते हुए तुरंत 12 थानों में 74 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई, ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। अभी जब चावल धान जब इनको देते हैं तो एक धान के अगेंस्ट में, एक लॉट के अगेंस्ट में 11 लाख रुपए का अर्नेस्ट मनी जो है वो जमा करवाई जाती है। जो बैंक गारंटी जमा कराई जाती है, एफडी जमा कराई जाती है, उसको भी हमने जब्त किया था और उसकी पूरी जांच हमने की थी। उसमें 2 केवल हमको शंकास्पद मिले हैं, उस पर हमारी अलग से जांच चल रही है। बाकी सारी बीजी और एफडी जो है वो सही पाई है हमारी टीम ने। तो बीजी और एफडी की सहायता से यदि जो धान गड़बड़ हुई है उसकी राशि सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन वसूल कर रही है।
अब सवाल ये उठता है कि क्या केवल निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी ही इसमें शामिल थे या बड़े राजनेताओं और अधिकारियों की भी मिलीभगत थी? क्या प्रशासन की ये कार्रवाई पर्याप्त है या अभी और गहरी जांच की जरूरत है? क्या ऐसे घोटाले हर साल होते रहेंगे या सरकार इस पर स्थायी समाधान निकालेगी? जनता की नजरें अब आगे की कार्रवाई पर है। जांच समिति ने 2510 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं सरकार के प्रतिनिधि भी इस घोटाले के सामने आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और राजनेताओं की बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। इस विषय को पकड़ा मैंने, उजागर मैंने किया, मुख्यमंत्री जी के सामने लेके आया, विधानसभा के पटल पर इस विषय को रखा और वहाँ विधानसभा के सत्र के दौरान इस पर ध्यानाकर्षण लगाकर बहस करी। मैंने धन्यवाद दिया सरकार को कि सरकार ने मेरी शिकायत को सावधानी के साथ लिया, त्वरित कार्रवाई उस पर करी और जो इस घोटाले में लोग शामिल थे, चाहे वो ग्वालियर के हों चाहे उज्जैन के हों, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। माननीय अजय विश्नोई जी ने भी उठाया और हमने भी इसकी पुष्टि की कि धान उपार्जन में भारी भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार की अब पराकाष्ठा हो चुकी है। इसकी जांच कराए, तो ये जांच के परिणाम अब आने लगे हैं सामने। माननीय विश्नोई जी ने इसको एक एक बिंदु को बिंदुवार कम से कम 1 घंटा सदन में बोला है और सारी जो धान उपार्जन की तस्वीर है वो बहुत स्पष्ट की उनने और उस बात पे सभी विधायकों ने उनका समर्थन भी किया। इस घोटाले से जबलपुर जिले के किसान परेशान हो रहे हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ है, क्योंकि फर्जी किसान का भुगतान होने के बाद जो वास्तव में किसान हैं, उनका भुगतान लंबित है। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द अपनी भुगतान की मांग रखी। असल किसान अब भी अपने ही पैसों के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, क्योंकि फर्जी किसानों के तो खाते भर गए, लेकिन असली किसानों को फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। जांच तो हुई, लेकिन क्या बड़े मगरमच्छ बच निकले? अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस मामले की जड़ों तक पहुंच पाता है या नहीं, और क्या दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जा सकेगी? यह अब भी सुलगता सवाल बना हुआ है। टीवी 24 के लिए जबलपुर से सूर्यकांत पांचाली की रिपोर्ट। जबलपुर धान घोटाला, आरोपियों पर शिकंजा। क्या आरोपियों पर शिकंजा पूरी तरह से कसा जा चुका है या अभी भी कुछ आरोपी ऐसे हैं जो इसकी जद में आने बाकी हैं? कितने सालों से या महीनों से घोटाला चल रहा था, इसके पहले क्या किसी को इसकी जानकारी नहीं हुई? और जानकारी जब हुई तो क्या कार्रवाई की जो दिशा है वो पूरी तरह से संपन्न हो पाई है या अभी भी किसी खास मौके का इंतजार है? ये आज का सुलगता सवाल और इस कार्यक्रम के माध्यम से इसका जवाब जानने की कोशिश भी हम लगातार करते रहेंगे। और इस खबर पर हमारे जबलपुर रिपोर्टर सूर्यकांत पांचाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत, सबसे पहले ये बताएं कि कितने महीनों से या सालों से भ्रष्टाचार को जो ये पूरा खेल था ये चला आ रहा था और उजागर कैसे हुआ? हेलो जी सूर्यकांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहा हूँ। सूर्यकांत, कब से ये पूरा भ्रष्टाचार का खेल चला आ रहा था और किस तरह से ये उजागर हुआ? हाँ सर, मैं अभी इस वक्त जी जबलपुर जिले में जो धान घोटाला हुआ है, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं अभी जबलपुर कलेक्ट्रेट में ही खड़ा हूँ और ये मध्य प्रदेश का बड़ा घोटाला है। पर अभी टीवी 24 ने पिछले साल भी एक खबर धान घोटाले को चलाई थी, जिसमें 18 लोगों पर FIR हुई थी और कम से कम दर्जन भर कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हुई थी जी। मगर कहीं ना कहीं उस कार्रवाई का असर इस घोटाले में भी देखने को नहीं मिला। अभी मैं आपको बता दूं, लगभग 74 लोगों पर FIR हुई जी, जिसमें 13 शासकीय कर्मचारी हैं, 17 आरओ मिलर हैं और लगभग 44 सहकारी समिति के कर्मचारी जी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे हुई है, जिसमें 30 करोड़ से समथिंग ये घोटाला है। मगर अभी भी ऐसा लगता है कि यदि वेयर हाउस में जांच कर ली जाए तो अभी वेयर हाउस में भी बहुत सी कमियां पाएंगी जी, क्योंकि जिस प्रकार से सूझबूझ से इसकी जांच की गई, विधायकों ने, जो कि पाटन विधानसभा के विधायक अजय विश्नोई हैं जी, और ये जबलपुर के लखन घंगोरिया जी ने विधानसभा क्वेश्चन भी उठाया था। मतलब
खरीदी के पहले ही ये प्रश्न उठ गए थे कि भ्रष्टाचार होना है। जी। इसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई उस समय नहीं की गई। अब आपको मैं एक आंकड़ा बताऊंगा कि जो 307 फर्जी ट्रिप लगाई गई कागजों में जी, मैं, और 55 नंबर जो 55 गाड़ियां हैं जो वो की कार हैं, पिकअप है, ट्रैक्टर है, इसमें 300 क्विंटल जी, धान गई। आप बताइए एक कार में 300 क्विंटल कैसे जा सकती है? मतलब एक इतना बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हुआ है हाँ, कि जिसको सोचकर भी व्यक्ति पागल हो रहा है कि भाई इस प्रकार का भ्रष्टाचार आंखों देखी। मतलब इस बार नोडल अधिकारी से लेके जनपद सीओ तक के अधिकारियों को, अनुभाग के एसडीएम को, सारे अधिकारियों को विशेष रूप से सरकार ने आदेश दिया था कि इस बार घोटाला होना नहीं चाहिए, इसके बावजूद भी हो गया। तो कहीं ना कहीं इसमें छोटे कर्मचारियों पर गाज तो गिर जाती है, बाकी बड़े अधिकारी तो बच ही जाते हैं। जी, बिल्कुल। सूर्यकांत, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शासकीय कर्मचारी भी सूर्यकांत इसमें शामिल थे, तो क्या किसी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है? कोई कार्रवाई की दिशा अभी तक दिखी है? गिरफ्तारी की अभी कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं, नामजद ही एफआईआर 12 थानों में 74 लोगों पे एफआईआर की गई। मतलब कि आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई जबलपुर कलेक्टर के द्वारा की गई है जी। बाकी अभी गिरफ्तारी किनकी हुई है ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। जी, मगर एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। अभी जैसे किसान संघ के प्रांत मंत्री ने बोला कि अभी वेयर हाउस में भी घोटाला है, यदि एक परत और जांच करा दी जाए तो वेयर हाउस में भी बहुत सारी अनियमितताएं निकल के आ जाएंगी। जी सूर्यकांत, और जिन वाहनों का प्रयोग किया जा रहा था परिवहन के लिए, उसमें आप बता रहे कि 4 पहिया वाहन भी शामिल थे, कार भी शामिल थी, तो क्या आरटीओ के माध्यम से जानकारी मिल पाई है कि इनके स्वामी कौन थे? क्या शासकीय कर्मचारियों ने ही अपने वाहन अटैच कराए थे इसमें? ये कहीं ना कहीं स्वयं के जो बिचौलिया किसान होते हैं उनकी भी गाड़ी है जी, और कुछ अधिकारियों की भी गाड़ी हो सकती है। इससे संभवता है क्योंकि इतना बड़ा जो खेला हुआ है जबलपुर जिले में, मध्य प्रदेश में एक बड़ा घोटाला जी, तो स्वाभाविक है कि अधिकारियों ने ही अपना पूरा दिमाग लगाया होगा। और कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो घोटाला सामने आया है इसकी एक जांच तो भी चल ही रही है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि आरटीओ से जानकारी किनकी गाड़ियां लगी हैं, ये सब जांच अभी चल रही है। एक बहुत बड़ा स्कैम जो है सामने आएगा। जी जी, बिल्कुल। सूर्यकांत, वही बताया जा रहा है कि 2510 पन्नों की रिपोर्ट इस पूरे घोटाले को लेकर के पेश की गई है। क्या कुछ कहा गया है कितने महीनों से, सालों से ये घोटाला चल रहा था, और विसल ब्लोअर कौन था इस पूरे घोटाले का? यानी कि किसकी शिकायत के आधार पर हम कह सकते हैं इस पूरे घोटाले का खुलासा हुआ? आपको रोकना चाहेंगे सूर्यकांत। इस समय हमारे साथ एक किसान जुड़ चुके हैं, जितेंद्र सिंह राजपूत। जितेंद्र जी, सबसे पहले ये बताएं कि धान घोटाले को लेकर जब ये पूरी बात सामने आई तो कितने किसान आपके क्षेत्र के ऐसे हैं जो कि इसकी जद में आए, और क्या आप भी क्योंकि किसान है, क्या आपका भुगतान हो पाया? नहीं हो पाया। हमारे यहाँ से 127 किसान हैं। जी जी, जितेंद्र जी, अब इस पूरे मामले में क्या आप देख रहे हैं? क्या कार्रवाई सही दिशा में जा रही है? जी, किसान तो इतना ज्यादा भटक रहे हैं, कौन सुन रहा है, जांच में फंसे हैं। किसानों की पोजीशन क्या है, कितना परेशान है किसान। हर वर्ष यही हो रहा है, अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, किसान परेशान हो रहा है। जी जितेंद्र जी, आप लोगों का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। भुगतान को लेकर क्या आप लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से आवेदन दिया है, उनको मिलकर के मुलाकात की है? क्या कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई है इस पर? जी, कलेक्टर महोदय जी को दिए हैं जी, सब किसान मिलकर के। किसान संघ दिया है, तहसीलदार जी को दे दिए हैं जी, और बाकी जो सोसाइटी वाले अधिकारी हैं वो तो सब कुछ फोन बंद किए हुए हैं, फरार हैं सब। क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी तरह का आश्वासन दिया है कि कब तक भुगतान हो पाएगा आप लोगों का? बस यही आश्वासन दे रहे हैं कि जांच हो जाएगी उसके बाद भुगतान करेंगे, जांच हो जाएगी उसके बाद भुगतान करेंगे। जी, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं? भुगतान के अलावा क्या और कोई मांग आप लोगों की है जो प्रशासन से आप करना चाहते हैं? मांग यही है कि भुगतान हो जाए किसानों का और भ्रष्टाचारियों को बंद किया जाए। जी,
चलिए, बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे जितेंद्र सिंह राजपूत, जो कि स्थानीय किसान हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि कुल 127 किसान इनके क्षेत्र में जिनका भुगतान अभी नहीं हुआ है। हमारे साथ सूर्यकांत पांचाली लगातार जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत, काफी ताज्जुब की बात है कि अब तो 12 थानों में 74 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। ये भी मालूम हो चुका है कि जो असल में किसान हैं उन्हें राशि नहीं मिल पाई है, उनका भुगतान नहीं हुआ है। लेकिन जो किसान पीड़ित हैं, क्या उन्हें भुगतान करने की दिशा में प्रशासन किसी तरह की कार्रवाई कर रहा है, किसी दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखिए, अभी तक जो भी कार्रवाई कलेक्टर साहब ने की है, बाद में कुछ समय के बाद किसान का भुगतान होता है, मगर एक बड़ी समस्या किसान के सामने आती है। आपको बता दें जी, कि जिस प्रकार से वो 4 महीने अपनी फसल को पकाता है, तो उस समय कहीं ना कहीं कर्जा लेके वो अपना किसानी करता है जी, और वो एक समय सीमा होती है जो उनको कर्जा चुकाना रहता है। बाकी समय पर उनका पैसा न मिलना कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब वो किसान अगली जो बोनी करे कि यहाँ दफ्तर में घूमेगा, सरकारी दफ्तरों में। वैसे भी किसान के हक में मैं आपको बता दूं, जबलपुर के राजनेता भी खड़े दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल, और राजनेताओं के जुड़ने का सिलसिला भी हमसे शुरू हो चुका है। सूर्यकांत, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव आशीष कुमार मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, घोटाले को लेकर थाने में FIR भी दर्ज करवाई थी। आशीष कुमार मिश्रा जी, FIR जो दर्ज करवाई गई है आपकी ओर से, किन लोगों का नाम इसमें है, कौन इसके लिए जिम्मेदार आप मानते हैं किसे? पहले तो मैं न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े घोटालों के लिए जो आज डिबेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं देखने में आया कि जिस प्रकार की जांचें हुई हैं, इन जांचों में जो छोटे छोटे जिनकी कोई भूमिका मतलब ना बतौर है, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है। अच्छा। उनको मुलजिम बनाया गया। और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जिन्होंने पूरी की पूरी सोसाइटियां ली, जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए, और एक बार नहीं, ये घोटाला कई वर्षों से आ रहा है, जिसके सारे प्रमाण दस्तावेज मेरे पास हैं। उसके बाद भी इस पर जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, उस तरीके की कार्रवाई कहीं ना कहीं होती नहीं दिखाई दे रही। और कहीं ना कहीं जितने बड़े बड़े ये मगरमच्छ है, उनके ऊपर जो संरक्षण है वो क्षेत्रीय विधायक का भी है, कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूखदार भी हैं। कि आप ये देखिए कि जो घोटाला सामने आया है, उस घोटाले में ऑटो के, कार के नंबरों पर ट्रकों को दिखाया गया है। तो आप ये बताइए कि कंप्यूटर लोडिंग वाला जो होता है, उसका दायित्व नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो देखने में आया है कि जो गड़बड़ी सबसे ज्यादा हुई है वो समिति प्रबंधक की हुई है। उसके बाद जो सरकार ने जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए थे वो कहाँ थे? अगर इतना बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश के अंदर हो गया, जबलपुर जिले में हो गया, तो नोडल अधिकारी आपके क्या कर रहे थे भाई? वो तो आप ही ने नियुक्त किए थे ना। तो उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हुई? तो कहीं ना कहीं उस मलाई का हिस्सा जो खाया है वो नोडल अधिकारी ने भी खाया है, समिति प्रबंधक ने भी खाया है, और जो क्षेत्रीय राजनेता है उनका भी संरक्षण था कि भाई उन्होंने क्षेत्र में जब। लेकिन आप कह रहे हैं आशीष कुमार मिश्रा जी की बड़े मगरमच्छ अभी भी दूर हैं, तो ये बड़े मगरमच्छ कौन है? क्या ये कोई शासकीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी संलिप्तता इस पूरे घोटाले में है? जी बिल्कुल, देखिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की भी पूरी भूमिका है। आज आप देखिए इतने बड़े मुद्दे में जबलपुर जिले में किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस मुद्दे को लेकर आवाज नहीं उठाई, किसी भी प्रकार की मीटिंग नहीं की। आप ये बताइए कि आज किसानों के अनाज का आज भी पैसा ड्यू चल रहा है, उनके आज भी दूसरी फसल लगाने के टाइम आ गया। तो आज जो पुराना किसानों के ऊपर कर्जा है, तो किसान आज अनाज का जो उत्पादन कर रहा है वो व्यापारिक रूप में नहीं कर रहा है, वो सब एक ये चल रहा है कि उसकी जो रह बसर है, जो उसका गुजारा है, वो चल पा रहा है। कहीं ना कहीं देखने में आता है कि जब किसान की फसल कटती है तो जो उसको बचत होनी चाहिए वो बचत तो हो ही नहीं रही है ना। वो सारी जो बचत उसकी है वो मलाई खा रहे, बड़े बड़े मगरमच्छ खा रहे हैं, राजनेता खा रहे हैं, जिनको बड़ी बड़ी पार्टियां मतलब कहना चाहिए कि चुनाव में वही लोग जो भ्रष्टाचार है, जो मगरमच्छ है, जो चुनाव में उनको सपोर्ट करते हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आशीष कुमार मिश्रा जी हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ किसान संघ से जिला अध्यक्ष रामदास पटेल जी भी जुड़ चुके हैं। रामदास जी, सीधे तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि किसानों को ही प्रभावित करने वाला ये पूरा घोटाला रहा। बताया जा रहा है कि 127 ऐसे किसान हैं रामदास जी जिनका भुगतान नहीं हुआ है आपके क्षेत्र में। अब कार्रवाई तो हो रही है, कुछ लोगों पर FIR भी दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि 12 थानों में 74 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है। लेकिन जो कार्रवाई की दिशा है रामदास जी, क्या मानते हैं आप, क्या सही दिशा में कार्रवाई बढ़ रही है या इसमें कोई ढिलाई आप देख रहे हैं?
इसमें तो अभी बहुत बड़ी ढिलाई चल रही भाई साहब जी। क्योंकि किसान तो बहुत परेशान है। अभी एक दो किसान तो बोल रहे हैं हम आत्महत्या कर लेंगे, क्या करें। वो तो ऐसा कह रहे भाई साहब हमने जिनका लिया है उनका दे नहीं पा रहे जी। और अब हम गेहूं भी नहीं तोला सकते क्योंकि हमें सरकार के ऊपर भरोसा नहीं रहा भाई साहब। ऐसा उनका कहना है भाई साहब। तो इसमें कम से कम 127 किसान है, वो बहुत जी सरकार के ऊपर से भाई साहब जी कि हमने तो पूरा FAQ माल दिया और हमारा भुगतान अभी 3 महीने बीत गए, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा भाई साहब। जी रामदास जी, लेकिन कई बार उनने स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर के जी यहाँ ज्ञापन दिया, इसके जी बाद जी भी जी कोई सुनवाई नहीं हो रही भाई साहब जी भुगतान के संबंध में। जी बिल्कुल, जो कलेक्टर उन्होंने कार्रवाई की है, FIR खुद भी दर्ज करवाई है जी रामदास जी। लेकिन अब आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या आप लोगों का कदम होगा, क्योंकि बहुत सारे किसानों का भुगतान लंबित है और प्रशासन तो यही कह रहा है कि कार्रवाइयां हो रही है, तो आप लोगों ने क्या कोई रणनीति बनाई है इस पूरे मामले को लेकर आगे? अभी धरना का कार्यक्रम करने जा रहा है 15 अप्रैल को भाई साहब जी जी। तो अभी उसके बाद भुगतान नहीं होगा तो फिर आगे किसान अब देखते हैं क्या कदम उठाते हैं, आगे रणनीति बनाई जाएगी भाई साहब जी। लेकिन जिम्मेदारी किसकी आप मानते हैं कि किसके संरक्षण में इतना बड़ा घोटाला हो गया जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है? जिम्मेदारी इसमें शासन और प्रशासन की है भाई साहब जी। किसान तो अपना माल बेच चुका और पल्लेदारी भी दिया उसको जी जी। जो किसानों का भुगतान नहीं हो पाया उसकी पल्लेदारी भी दिया और FAQ माल दिया, उसके बाद भी किसान जी ठगा महसूस हो रहा अपने आप को। जी जी रामदास जी, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ किसान इतने ज्यादा परेशान है कि आत्महत्या करने की बात तक वो कह रहे हैं, और 15 तारीख को आप लोगों ने एक प्रदर्शन का भी यहाँ पर हम कह सकते हैं प्लान तैयार किया है। लेकिन इसके पहले जो प्रशासन के अधिकारी हैं, क्या उनकी तरफ से कोई ठोस आश्वासन आप लोगों को मिला है कि कार्रवाई कब तक होगी, कब तक भुगतान जो लंबित है वो कर दिया जाएगा? अभी तक भाई साहब कोई ठोस आश्वासन नहीं दे रहे। माननीय कलेक्टर महोदय भी उनने कोई ऐसा वक्तव्य भी नहीं जारी किया कि हम इतने दिनों में भुगतान कर देंगे जी। बस ये बोला जा रहा है कि भुगतान हो जाएगा, मगर 3 महीने भी बीत गए और आश्वासन में किसान बस ठगा महसूस कर रहा है अपने आप को। वो तो अब गेहूं भी बेचने का मन नहीं बना रहा है कि सरकार को हम गेहूं नहीं बेचेंगे, भले कम रेट में मंडी में बेच देंगे। जी जी, ये घोटाला तो रामदास जी अपनी जगह है ही, लेकिन जहां तक वेयर हाउस की बात है, बताया जा रहा है कि वहां पर भी काफी सारी अनियमितताएं हैं। तो जब आप लोगों ने वेयर हाउस का निरीक्षण किया तो किस तरह की चीजें वहां पर आप लोगों को देखने को मिली? अब वहाँ पर एक तो पल्लेदारों की समस्या थी भाई साहब जी। पल्लेदारी किसानों से ली जा रही थी, उसके बाद और ऊपर से पैसा भी मांगा जा रहा था। इसके बाद किसान संघ ने दबाव बनाया, तो पल्लेदारी वर्दी उसके बाद भी भुगतान के लिए उनने बहुत ज्यादा लटकाया जा रहा है भाई साहब। जी जी, चलिए रामदास जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे किसान संघ जिला अध्यक्ष रामदास पटेल, जिनका कहना है कि पल्लेदारों की भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। कुछ किसान इतने ज्यादा पीड़ित हैं कि आत्महत्या करने की बात वो कह रहे हैं। रुक कर लेंगे एक बार फिर से ग्राउंड का, जहां हमारे सहयोगी सूर्यकांत पांचाली जुड़े हैं। सूर्यकांत, ये तो काफी स्पष्ट है कि काफी समय से पूरा घोटाला चला रहा था, और आप भी जरूर प्रशासनिक अधिकारियों का वर्जन लेने की भी कोशिश करें। यदि आप कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी आपको ऑन एयर मिल पाए लाइव, तो जरूर उनसे बात करने की कोशिश करें कि कुछ किसान आत्महत्या करने की बात कह रहे हैं क्योंकि उनका भुगतान लंबित है। तो भुगतान जो लंबित है उसे क्लियर करने की दिशा में, उसे साफ करने की दिशा में क्या यहाँ कोई योजना बनाई गई है, कोई कार्य योजना तैयार की गई है, और क्या कोई तिथि निर्धारित की गई है कि इस तिथि तक इनका भुगतान कर दिया जाएगा? अभी सर मैं कलेक्टर में भी कोशिश कर रहा हूँ जी, किसी भी हिसाब से मुलाकात हो जाए साहब, मतलब तो अभी जी जी यदि मुलाकात होती है तो लाइव में पूरा बात की जाएगी। जी 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 जी। सूर्यकांत, क्या भुगतान की दिशा में यहाँ किसी तरह की कार्य योजना कलेक्टर ने बनाई है? क्योंकि सख्त कार्रवाई के निर्देश तो उन्होंने दिए थे, उन्होंने भी FIR दर्ज कराई है, पूरा घोटाला उनके ही संज्ञान में है। तो क्या किसानों को भुगतान हो जाएगा, ऐसा कोई कदम प्रशासन उठाता हुआ दिख रहा है यहाँ पर? अभी ये जानकारी सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि किस प्रकार से किसान का भुगतान होगा जी। कि कहीं ना कहीं यदि भुगतान का विषय होता तो फिर ये धरना देना नहीं पड़ता किसान संघ को जी और एक आंदोलन की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं अभी शायद किसानों के भुगतान में काफी समस्याएं आनी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। जी जी। दीपक, वही जी जी और सूर्यकांत, जिस तरह से दीपक सक्सेना कलेक्टर है जबलपुर के, और दीपक जी ने भी पूरे इस मामले में सख्त कार्रवाई की है, लेकिन आगे उनका रुख क्या है इस पूरी कार्रवाई को लेकर के? क्या उनकी जो जांच है, जो जांच रिपोर्ट पेश की गई है, वो पूरी हो गई है या अब भी कुछ समय इसमें बाकी है?
नहीं, अभी तो जांच चल ही रही है, अभी तो आरोपी भी नहीं पकड़े गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक बहुत अच्छा काम है जो जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना जी का, जी जी, कि किसानों का भुगतान तो होता है, मगर सरकार अब क्या करा रही है, जांच क्या नहीं हो रहा है, विपक्ष भी तैयार है, हल्ला बोल रहे हैं, विधानसभा में प्रश्न उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़े रूप में ये जांच भी चल रही है। भुगतान कब होता है तो ये तो पता करने के बाद ही पता चलेगा कि कब तक भुगतान। जी जी, बिल्कुल। और हम लगातार जी सूर्यकांत, और जी बहुत ज्यादा परेशान है और काफी नाराज। अब तो उनका ये साफ तौर पे ये कहना है कि मुझे सरकार को बेचना ही नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार का अनाज मैं मंडी में बेच दूंगा। सरकार सिर्फ वादे करती है और उसके बाद वादे के बाद किसान परेशान होता है और चुनाव के समय पे सारे वादे याद आते हैं। जी जी जी, ये किसान इतना नाराज है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं किसानों में काफ़ी मायूसी भी है इस पूरे विषय को लेकर। और इस समय हमारे साथ जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना जी खुद जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दीपक सक्सेना जी, जिस तरह से ये पूरा घोटाला सामने आया, 74 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की हुई, और अब इस दिशा में क्या कदम आपके माध्यम से उठाए जा रहे हैं? देखिए, अभी लास्ट ईयर भी धान में कुछ अनियमितताएं पकड़ में आई थी। जी इस साल धान की मिलिंग में और धान जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है राइस मिलर द्वारा, उसमें अनियमितताएं आई है। पिछले साल भी हमने काफी सुधार किया था। अभी जो जहाँ आ रही है उसमें सुधारने की कोशिश है जारी। हाँ जी, सर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कुछ किसान जो ऐसे हैं जिनका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया, 127 इनकी संख्या बताई जा रही है, क्या भुगतान को लेकर किसी तरह की कार्य योजना है कि जो पीड़ित किसान हैं उनकी राशि उन्हें मिल पाए? कुल मिला के जिनका भुगतान नहीं हुआ है, जी, वो किसान है जिनकी की शॉर्टेज पाई गई है। जी सर, मतलब जो शॉर्टेज है, इसका मतलब ये कि सरकार को धान नहीं मिली है। सरकार को धान नहीं मिली है तो सरकार की तरफ से पेमेंट नहीं हुआ है। जी, तो ऐसे कुल मिला के जो किसान है वो करीब 271 किसान है। इन 271 किसानों के पेमेंट्स करने के लिए हमने सोसाइटियों से वसूली कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हमने चालू की है, उनसे वसूली करके किसानों को पेमेंट्स कराई। जी सर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो जांच की दिशा है वो कहां तक पहुंच पाई है? क्या फाइनल क्लोजर इस पूरी रिपोर्ट का हो सकता है या अभी भी इसमें वक्त लग सकता है? नहीं, जांच तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जी, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मिलिंग वाली जांच है, वो जांच हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जांच में जो घोटाला था उसका हम कैलकुलेशन कर चुके हैं और उसी के आधार पर फिर हमने FIR कराई। और आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन होना है वो पुलिस के द्वारा किया जाना। जिला प्रशासन ने अपनी जांच कंप्लीट कर दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना, जिनका कहना है कि जांच पूरी हो चुकी है, अब फिलहाल पुलिस की कार्रवाई बाकी है। जिन 74 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़े हैं, उनके खिलाफ जल्दी एक्शन अभी देखने को मिल सकता है। हमारे साथ सूर्यकांत पांचाली इस पूरी खबर पर जुड़े थे। सूर्यकांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो जबलपुर धान घोटाला बड़ा घोटाला है और कहीं ना कहीं इसके जो तार हैं वो काफ़ी दूर तक फैले हुए दिख रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि कब तक ये जो 74 लोग हैं जिनके खिलाफ में FIR दर्ज हुई है, इनकी गिरफ्तारी हो पाती है और किसानों को उनका न्याय मिल पाता है, राशि का भुगतान हो पाता है। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।